हमने सीखे हैं पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ जारी रखना, और वो काम मैंने अपने हिसाब से किया हूँ। और आज के ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक दादा के विचार आपने सुना, राष्ट्रीय महासचिव दादा श्याम सिंह मरकाम जी के विचार आपने सुना, हमारे बीच में उपस्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, और तमाम हमारे पदाधिकारीगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, शांतिराज कुशरामदाई महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी कई सारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी बीच में मैं बालाघाट आया था, यहाँ सुनेश भाई बैठे हैं और यहाँ पर मरावी जी भी है गोंडवाना एक्सप्रेस से। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर युवा सामने क्यों नहीं आता है, युवा लड़ता क्यों नहीं है। जब उनके बालाघाट की एक घटना पूरे देश प्रदेश में देखे कि एक 12 साल की लड़की को आपके यही बालाघाट में लाके नक्सली बता के उसको बोला जा रहा है कि वो 22 साल की, जिसको बंदूक पकड़ने नहीं आ रहा है, जिसके पैर में चप्पल एक हाथ बड़ी है, जिसके कपड़े ढीले हैं, उसको नक्सलाइट बता के यहाँ से। आप लोगों को खून क्यों नहीं खोलता? आपके क्षेत्र को नक्सलाइट क्षेत्र घोषित कर दिया गया, आपके लोगों ने सड़कों में उतार के विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया कि मंडला डिंडोरी बालाघाट ये वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जहां हमारे लोगों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। यहाँ पर बंदूकधारी लोग घुस चुके हैं, सीआरपीएफ आर्मी की फौज खड़ी है, यहाँ की युवाओं ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर दादा हीरा सिंह मरकाम जी का खून नहीं दौड़ता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर गोंडवाना के बाबनगढ़ सत्तावर परगना के शंकर साहब का खून नहीं दौड़ता? यहाँ के युवा के इतने बुद्धिल हो चुके हैं कि जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनकी खदानें बाहर के लोग आकर बड़े बड़े ठेके लेके जा रहे हैं, यहाँ के बड़े बड़े जमीनों में बड़े बड़े फार्म हाउस खड़े हो रहे हैं, वहाँ का युवा क्या कर रहा है? घुसपैठ कर रहा है। यहाँ के ऊपर सड़क में क्यों नहीं उतर रहा है, क्यों नहीं लड़ता, क्यों नहीं बोलता? याद रखिएगा, ये युवा अगर बोलेंगे नहीं, आने वाली पीढ़ी को आप तैयार नहीं कर रहे। युवा नहीं बोल रहे, यानी कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आज का आंदोलन, आज से 40 साल बाद कोई अगर पूछे, आज से 40 साल बाद कोई अगर पूछे कि 40 साल बाद गोंडवाना की तकदीर तस्वीर कैसे रहेगी, क्या जवाब दोगे आप? आज से 40 साल बाद का गोंडवाना, 50 साल बाद का गोंडवाना कौन तैयार करेगा? ये समाज को तैयार करने की जिम्मेदारी है। और कैसे तैयार होगा? ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यहाँ पर, जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल है, इन युवाओं को, इन बच्चों को अगर आप तैयार करोगे तो आज से 40 साल बाद ये 48 साल के रहेंगे, उस समय गोंडवाना की भागीदारी इनके हाथ में रहेगी, गोंडवाना की बागडोर इनके हाथ में रहेगी। इन युवाओं को आप तैयार नहीं किया, मतलब आप आने वाले 40 साल बाद, 50 साल बाद के गोंडवाना को आप तैयार नहीं कर रहे हो। जब आपका गोंडवाना तैयार नहीं हुआ है तो आपके महिलाओं, आपके युवा, यहाँ पर मैंने देखा सुबह लकड़ी ढोती है मेरी इस देश के मालिक, जिनको इस देश का भाग विधाता कहा गया है, इस देश के जिनको मालिक कहा गया है, वो माता बहनें लकड़ी धोती है। यहाँ के युवा बाहर पलायन करके काम करने के लिए भाग रहे हैं, ये कौन बोलेगा? यहाँ के लोगों को सरेआम पुलिस प्रशासन फर्जी केस में अंदर डाल रहे हैं, यहाँ के लोगों को नक्सलाइट बताकर गोली मार रहे हैं। आज आप नहीं लड़ोगे तो आज से 40 साल बाद की क्या दयनीय स्थिति होगी, आप सोचिए। कहाँ है सब लोग अपने युवाओं को तैयार कर रहे हैं? आरएसएस घुस रही है आपके छात्रावासों में, वो तैयार कर रही है। आने वाले 40 साल बाद हिंदू राष्ट्र की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आरएसएस के लोग शाखा लग रहे हैं, अभी पद संचालन के लिए आरएसएस के लोगों ने खाकी वर्दी और काली टोपी और लाठी हाथ में लेके सड़क पर रैली निकाले। उन्होंने आज से 40 साल बाद का भविष्य अपना तैयार कर लिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ भाजपा की शासन आज से 50 साल भी कैसे रहे, इसके लिए उन्होंने अपने आरएसएस के माध्यम से युवाओं को तैयार कर रहे हैं। हॉस्टल में घुस के आपके बच्चों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप लोग कब इस गोंडवाना राज्य के लिए अपने युवाओं को तैयार करोगे? यहाँ के हमारे सारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अपने बच्चों को तैयार करता है कि इस्लाम को कौन जिंदा रखेगा, एक ईसाई तैयार कर रहा है, एक जैन तैयार कर रहा है, लेकिन हमारे लोग, हमारे नए युवक बच्चों को तैयार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सड़कों में क्यों नहीं निकलता? अगर ये खून सड़क में निकलकर ललकार नहीं बरता, उलगुलाल नहीं करता, वो अगर बिल्कुल नहीं फूक रहा है
तो ये कौन गुलाम कौन बनेगा? आने वाले समय में जंजीरों में बंधे रहोगे, दूसरे के आप बंधुआ मजदूर बन के काम कराएंगे। ऐसे में इस देश का भविष्य और इस देश का आने वाला गुणवाना का भविष्य खतरे में जाएगा, याद रखिएगा। हमारी लड़ाई हमारे आने वाले 40 साल 50 साल बाद हमारा गुणवाना की मजबूत करने की है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने अपने पैर में चप्पल, फटी चप्पल पहन के, अपने जेब में महुआ रख के और गांव-गांव जाके हमारे प्रदेश देश प्रदेश में जाकर इस गुणवाना आंदोलन को तैयार किया। आज उनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठकर अपनी बोली, भाषा, संस्कृति और अपने राजनीतिक भविष्य की बात करते हैं, अपने आर्थिक भविष्य की बात करते हैं। लेकिन आने वाले 40 साल बाद कौन करेगा ये बात मुझे बताइए। दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन क्या यूं ही आप खत्म कर दोगे? मैं बालाघाट के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके बच्चे इस देश के शासक बने, यहाँ के सबसे बड़ा व्यापारी आपका बेटा बने, यहाँ का सबसे बड़ा नेता आपका बेटा बने, यहाँ का आने वाले कलेक्टर आपका बेटा बने, यहाँ का आने वाला एसपी आपके बच्चे अगर बने, तो आपको इस आंदोलन को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो याद रखिएगा आने वाले भविष्य बहुत खतरे में है। और जहां तक मैं ये देख रहा हूं कि जो युवा यहाँ पर अभी लगे हुए काम कर रहे हैं, उनको मैं जरूर धन्यवाद कहूंगा कि आने वाले समय में आप तो संभालेंगे, लेकिन अपनी एक टीम खड़ी करना, मजबूत टीम खड़ी करना हमारा काम है। ये समाज, अभी एक एडवोकेट दीदी बोल के गई है बहुत सारी चीजें, अभी इससे पहले प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय राधाश्याम ककोड़िया जी ने भी बोला, हमारी लड़ाई समाज तैयार करने की है। हमारे लोगों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया जाता है। यही मंडला वाला घाट डिंडोरी में आपकी जमीनों को आपकी आंखों के सामने छीन लिया जाता है। बोलते हैं हाँ रजिस्ट्रार के पास जमीन बेचो, हम आपको बाहर निकल के पैसा दे रहे हैं, और बाहर गोल कल पैसा, परसों पैसा मिलेगा करके कोई भी बड़ी आसानी से बेवकूफ बना देता है। आपके लोगों को बहला फुसलाना बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति बुद्धू बना के आपको आपस में लड़ा देता है। आपस में छोड़िए, यहाँ तो पार्टियों में भी आपस में लड़ा देते हैं, संगठनों में भी आपस में लड़ा देते हैं, क्योंकि हमारा समाज तैयार नहीं है। हमारा समाज में समझदारी कम है, इसीलिए हमारे जो दुश्मन है, जो मानसिक रूप से विकसित है। गुणवाना जब चुनाव के समय आप देखिएगा, हमने देखा एक तरफ हमारे समाज का व्यक्ति और एक तरफ हमारे सामने वाले जैन मनिया सेठ साहूकार को हम देखते हैं, उसका मानसिक, उसके समाज का मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी हमें वोट नहीं देता। जैन मनिया सेठ साहूकार जो बड़े लोग हैं, वो लोग हमें वोट नहीं देते, ना हमारी बात सुनते। उनका मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी इतना समझदार होता है, लेकिन हमारा क्या है? हमारे तो जज बनने के बाद भी, हमारे लोग पीएचडी करने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं। आपका एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ बन के घूम रहा है, लेकिन आपके दुश्मनों का, आपको खत्म करने वाले लोग जो है, उनका मानसिक विकसित व्यक्ति भी आपसे ज्यादा समझदारी है। हम लोग देख रहे हैं जज बनने के बाद भी फक्कन जी को देखिए, आपके मंडला डिंडोरी के दृश्य, पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने समाज के खिलाफ वो बोल लेते हैं, लड़ लेते हैं, अपने समाज के खिलाफ लगातार बयान देते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जैन मनिया सेठ साहूकार कभी अपने समाज के खिलाफ बयान देते नहीं देते? हमारी समाज तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा होने से ही समाज की तैयारी का पता नहीं चलता। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। हमारी समाज तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें गांव-गांव बैठक लेना पड़ेगा। लकड़ी आप बीन रहे, उस समय समाज की बात आपको करना पड़ेगा। दतून आप कर रहे हैं, उस समय समाज के बारे में चर्चा करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी बने, कैसे हमारे समाज की भावनाओं को वो समझे। अधिकारी बनने के बाद हमें इन सारे विषयों में चर्चा करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 22% 25% से ज्यादा हमारी आबादी है, फिर भी हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा है? उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर चंद मुट्ठी भर समुदाय एकत्रित होकर अपने 10-10 20-20 विधायक सांसद बना ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बना ले रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी आदिवासी समाज के फिर भी क्यों नहीं बना पाता? हमें चर्चा करना पड़ेगा। बैठकों में, चिट्ठी में, जन्म में, मरण में हमें चर्चा करना पड़ेगा इस समाज के विषय में कि हम आर्थिक रूप से कमजोर क्यों हैं। हम ये पीला गमछा भी खरीदते हैं तो सेठ साहूकार की दुकान से खरीदते हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? हम जो जूते चप्पल भी अपने पैर में पहनते हैं, हम लोग क्यों नहीं बना पाते? वो भी दूसरे सेठ साहूकार जैन मनिया से हम खरीद रहे हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? हमको चर्चा करना है, हमें चर्चा करना है। यहाँ तक कि हम जो पूजन सामग्री लेकर आते हैं, उसमें गोंडवाना का टैग क्यों नहीं है? गोंडवाना की फैक्ट्री
फैक्ट्री में गोंडवाना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों नहीं है, क्यों हम नहीं बना पाते, वो भी जैन बनिया से हम खरीद रहे हैं। हमें विचार करना पड़ेगा, हमें चर्चा करना पड़ेगा कि ये सतरंगी झंडा जो हमारे यहाँ लहरता है, ये पीला झंडा जो हमारे पंडालों में लगा हुआ है, ये झंडा भी हम क्यों नहीं बना पाते। ये भी जैन बनिया सेठ साहूकार के पास से खरीदते हैं और हम ये बोल रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। अरे हमारे शरीर के बदन में एक एक चीज सब जैन बनिया सेठ साहूकार बना रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी धंधा सेठ बना रहे हैं और हम बात करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमें चर्चा करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हम क्यों नहीं बना सकते। क्या हमारे बच्चे इतने ज्यादा नालायक हैं, एक सड़ा सा गमछा नहीं बना पा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे इतने ज्यादा नालायक है कि अपना सतरंगी झंडा हम नहीं डिजाइन कर पा रहे, हम अपने घरों में नहीं बना पा रहे, हमारे पास उसकी मशीन नहीं है, हमारा बच्चा इतना नालायक है? अरे सुई नहीं बना पा रहा है, जेब का ये पेन भी हमारा आदिवासी समाज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं है, कहां से आर्थिक रूप से सक्षम होंगे? आप चर्चा क्यों नहीं करते कि पेन हमारा बच्चा कब बनाएगा? आप चर्चा क्यों नहीं करते कि एक सड़ा से सड़े ये पेन हमारा बच्चा बनाएगा? आप चर्चा क्यों नहीं करते कि ऐसी बड़ी बड़ी पेपरों की मशीन हमारे बच्चे क्यों नहीं बनाते? आप चर्चा क्यों नहीं करते? हमारी समाज समझदार नहीं है, इन विषयों में चर्चा हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जानते हैं अपनी संस्कृति, जल जंगल जमीन के बारे में हमसे ज्यादा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन जिन चीजों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो हम चाय पत्ती की चाय पीते हैं, जो हम हमारे घर में तेल खाते हैं, अरे हमारे घर में जो नमक आता है उसमें भी हमारा टैग क्यों नहीं लगा है? इस विषय में हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हमारे पेट के अंदर जाने वाली चीजों से लेकर हमारे बदन में पहनने वाले कपड़े, हमारे इस्तेमाल में होने वाली चीजें हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? हम कब विचार करेंगे? जब हम विचार नहीं करेंगे, इन सारे विषयों में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक याद रखिएगा हमारे अंदर समझदारी नहीं आएगी। ऐसे ही दूसरे लोगों को आप करोड़पति अरबपति बनाते जाओगे। आपके क्षेत्र में वो व्यक्ति 4 मंजिला बिल्डिंग तान के रहता है और मेरे समाज के लोग आज भी वही टपकता हुआ छत में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इस विषय में हमें चर्चा करना है, इसमें विचार मंथन करना है। समाज में समझ पैदा करने के लिए इन विषयों में चर्चा करना जरूरी होता है। जब जब आप बैठो, आप चर्चा करोगे, तब जाके समाज जागेगी, तब जाके समझदारी आएगी, तब जाके याद रखिएगा जो बड़े बड़े चुनाव के समय हम जो झंडा देखते हैं, गोंडवाना का झंडा सिर्फ हमारे लोगों के घरों में लहराता है। जब उस झंडे को हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेठ साहूकार व्यापारियों के दुकानों में, उनके घरों में हम देखते हैं तो नहीं लहराता। वो समझदार है, उसको अपने झंडे की पहचान है कि कौन सा झंडा उसके घर में लहराएगा, कौन सा झंडा उसके घर में नहीं लहराएगा, इस बात की उसको समझ है। लेकिन हमारे व्यक्ति कहीं कांग्रेस फूल के झंडा लहराते हैं, कहीं पंजा का झंडा घर में लगा रहता है। हमें क्यों नहीं ये समझ? अरे भैया, कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस और बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है। ये बड़े बड़े जो खदान खुल रहे हैं, इनसे 200 करोड़ रुपए चुनावी चंदा वो लेते हैं, इसलिए इनके हिसाब से काम करते हैं। गोंडवाना आपकी अपनी पार्टी है, यहाँ का प्रत्याशी चुनाव में लड़ता है। हमने भी 3-3 चुनाव लड़े हैं, हर गांव से 2-2, 3-3 हजार रुपए चंदा हमारे समाज के लोगों ने दिए हैं। हम ये समाज की पार्टी है। विधायक सांसद बनते तो ये समाज के बनते, लेकिन वहाँ विधायक और सांसद बनते हैं व्यापारियों के, धन्ना सेठों के और बड़े बड़े पूंजीपतियों के बनते हैं। वहाँ पर सांसद आपके नहीं बनते, इसलिए आपके लिए आवाज नहीं उठाते। ये गोंडवाना आंदोलन में जब चुनाव आती है तो हम 1 कोटी चावल 10 रुपए हर घर से लेते हैं कि आप वोट भी दोगे और चुनाव लड़ने के लिए हमें पैसा भी दोगे, खाना भी दोगे। जो व्यक्ति गोंडवाना के लिए समर्पित है वो देता है कि भैया हम खाना खिलाएंगे, हम हमारे तरफ से 10 रुपए लेके जाओ, आप चुनाव लड़ो, जब जब जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। ऐसा गोंडवाना आंदोलन चलता है। हम ये पूंजीपतियों से पैसे लेकर चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है। झंडे की आप पहचान करिए। मैं इस गांव में बस्ती में जब घूम रहा था तो ढंग से मेरे को किसी के घर में झंडे नहीं दिखे। आपकी पहचान बताने वाला झंडा वहां पर मुझे नहीं दिखा। और जहां तक की बात करते हैं बड़े बड़े अधिकारी व्यापारी की, तो याद रखिएगा एक बड़ा से बड़ा जज नौकरी छोड़ के राजनीति में आ रहा है। जज की बात कर रहा हूं। एक बड़ा से बड़ा मुख्य IAS अधिकारी जो अपर सचिव है, जो मुख्य सचिव है, वो अपनी नौकरी छोड़ के राजनीति में आता है। एक बड़ा से बड़ा व्यापारी, चाहे बड़ा से बड़ा नेता, इनके बच्चे भी राजनीति में आते हैं। आप समझिए जिस नौकरी के पीछे आप भागते हो ना,
कि मैं वकालत करूंगा, उसके बाद जज बनूंगा। मैंने सैकड़ों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कई जजों को मैंने देखा हूं, उसको छोड़ के राज्यसभा सदस्य बने, राजनीति में आए। राजनीति गंदी चीज होती है। आपका दुश्मन आपको हर बात ये बात समझाता है कि अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखो। कुछ लोग आपके लोगों के बीच में घुस के बोलते हैं कि यहाँ राजनीति नहीं चलेगी। अरे किस खेत की बात कर रहे हो आप? कौन से दिमाग की बात कर रहे हो? कौन सी समझदारी की बात कर रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आता। अरे यहाँ का कलेक्टर को अगर बोल दे तेरे को टिकट दे रहे हैं, तो अपनी नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ने के लिए आ जाता है। मतलब समझिए राजनीति की ताकत, समझिए। यहाँ कलेक्टर एसपी से लेके बड़े बड़े अधिकारी नौकरी छोड़ के राजनीति में आते हैं। और एक मेरी समाज के लोगों को लोग गुमराह करके बोलते हैं कि राजनीति से दूर रहो। ये राजनीति गंदी चीज होती है, क्योंकि उनको पता है कि जिनके पास राजनीति में पकड़ होती है, ताकत होती है, उनके बड़ी बड़ी खदानें होती है। उनको पता है जिनके लोग राजनीति में मजबूत होते हैं, जो समाज मजबूत होते हैं, उनके बच्चों के पास करोड़ों अरबों के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। उनको पता है कि जिस समाज की राजनीति में पकड़ होती है, वो समाज रोजगार गारंटी में काम नहीं करती। उनको पता है कि जिस समाज की राजनीति में पकड़ होती है, अरे वो इतना सा अनाज के लिए लाइन नहीं लगता यहाँ पर, राशन के लिए। उनको पता है कि जिस समाज की राजनीति में पकड़ होती है, उनके बच्चे मजदूरी करने के लिए नहीं जाते। मेरी समाज क्या कर रही है? लकड़ी बेच रहे, मजदूरी करने जा रहे हैं। दूसरे क्या झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, होटलों में कब्बत से धो रहे हैं। अरे किस समझदारी की हम बात कर रहे हैं? हम कब इन चीजों को समझेंगे? याद रखिएगा, सही समझ का ना होना समाज को बहुत पीछे लेके जाता है। और इसी वजह से दादा हीरा सिंह मरकाम जी लगातार गांव-गांव जाके बैठक करते थे, और आप सभी लोगों ने उनकी बैठक को अपने अपने तरीके से जरूर अटेंड किया है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अडानी नाम का व्यक्ति है। अडानी को 2014 से पहले हमने नाम नहीं सुना था, लेकिन मैं हर जगह इस बात को बोलता हूँ कि 2014 के बाद जैसे नरेंद्र मोदी जी आए, वैसे हमने एक अडानी को पैदा करे जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बना, सबसे अमीर करोड़पति अरबपति बन गया। क्यों? राजनीति ही व्यापार में आर्थिक स्थिति सुधारती है, राजनीति ही शैक्षणिक स्थिति सुधारती है। अरे राजनीति में आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तो रातों रात गोंडी संस्कृति को दर्जा मिल जाएगा, रातों रात गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा मिल जाएगा, रातों रात आपके हमारे जो सोनम वांगचुक जैसे लोग 6वीं अनुसूची के लिए लद्दाख में आंदोलन कर रहे हैं, रातों रात 6वीं अनुसूची के संपूर्ण प्रावधान लागू हो जाएगा, रातों रात 5वीं अनुसूची के संपूर्ण प्रावधान लागू हो जाएंगे। आपके वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग आपके क्षेत्र में घुसेंगे तक नहीं, सब रातों रात हो सकता है। चाहिए कि आपको हर चीज राजनीति से मिलती है। अगर इस बात को आपको समझ नहीं है तो याद रखिएगा उनकी जालों में आप फंसे हुए। अंतिम शब्द कहूंगा, 15 नवंबर को भाजपा के लोग जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, और जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए आपके बालाघाट के लिए भी उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए करीबन आवंटित हुआ है। जनजाति गौरव दिवस, किस चीज का जनजाति गौरव दिवस मना रहे भाजपा के लोग? 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को देश तोड़ने की साजिश बोलते हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन भाजपा की सरकार ने छुट्टी नहीं दी। 9 अगस्त के दिन खुलेआम इसका विरोध किया भाजपा के लोगों ने, और आज वो बोलते 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस। इसलिए जनजाति गौरव दिवस कि हमारे इंजीनियर बिलेश खराड़ी जैसे युवा जेल में आपने रासुका लगा के बंद कर दिए, ये हमारे लिए गौरव दिवस है। या ये गौरव दिवस है कि कुछ दिन बाद आपका ये बालाघाट का ये पूरा क्षेत्र हटाकर विस्थापित आपको करने वाले हैं, इसका गौरव दिवस आप मनाओगे, इसका गौरव बनाओगे। आपके लोगों को यही आपके यहाँ पर मलाजखंड में नौकरी में तक नहीं रख रहे, ठेका की छोड़िए, सब बाहर के लोग आके वहाँ पर आपका वहाँ पर खनिज निकाल रहे हैं, इस चीज का गौरव दिवस मनाओगे। आपके अधिकारी कर्मचारियों को जर्जर रास्ते में बाहर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इसके लिए आप गौरव दिवस मनाओगे। आपके बच्चों को ढंग से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्कूल की दीवार गिर जा रही है, इसलिए आप जनजाति गौरव दिवस मनाओगे। अरे किस चीज का गौरव कर रही है भाजपा के लोग? बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आपका ट्राइबल सब प्लान का पैसा ये पूरी तरीके से रैली, कार्यक्रम और बड़े बड़े आयोजन, राजनीतिक आयोजन में खर्च करने वाले हैं। आपके बच्चों के लिए आने वाला पैसा को ये लोग उड़ा रहे हैं। मेरी स्कॉलरशिप नहीं डली है 2 साल से,
लगभग 45,000 स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश सरकार ने रोक कर रखी। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों दलित आदिवासी ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक कर रखे। कई बार आवेदन दे दिए, पुतला दहन कर दिए, लेकिन इन लोगों ने हमारा स्कॉलरशिप का छात्रवृत्ति की राशि रोक कर रखे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ना पाए। हम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे, इन पे सवाल उठाएंगे, इनकी योजनाओं में सवाल उठाएंगे, इनके द्वारा बनाए गए विभागों में सवाल उठाएंगे। इसलिए हमारे जैसे सैकड़ों हजारों बच्चों के करोड़ों रुपए इन्होंने रोके और वो पैसा को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में खर्च कर रहे हैं। उस पैसे को इन्होंने महिलाओं की लाडली बहना के नाम पे आपके बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा लाडली बहना फंड में इन्हें ट्रांसफर करके मध्य ट्रांसफर करके पूरा पैसा आपको दे दिए। मतलब आपके बच्चों के जेब से पैसा निकाल कर आपके हाथ में लाडली बहना के रूप में थमाया जा रहा है और आप बड़े खुश हो रहे हैं। एक जेब से पैसा निकलता है, दूसरे जेब में डाल रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। पूछिए अपने बच्चों को स्टेशनरी क्यों नहीं मिलती कॉलेज में, पढ़ाई लिखाई के लिए कॉपी मिलती थी, वो नहीं मिल रही है। कहाँ गए वो पैसा? सब लाडली बहना के रूप में उन्होंने खर्च कर दिए। आपके बच्चों को बर्बाद करके आपको पैसे देने का काम करने वाली सरकार आपको बोलती है कि हम आपका विकास कर रहे हैं। समझिए, समझदारी रखिए। अगर अभी भी आप गोंडवाना के लोगों को राजनीति में, अपने बच्चों को राजनीति में नहीं लाओगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बालाघाट के अंदर मजबूत नहीं करोगे, याद रखना ये बीजेपी कांग्रेस पूंजीपति अडानी अंबानी की पार्टियां हैं, तुम्हारा सिर्फ विनाश करेगी, विकास नहीं। अभी तो एक लोगों को मारा है, दो को मारा है। आने वाले समय में दो चीज करेंगे, या तो आदिवासियों के यहाँ से खदेड़ के शहर पहुंचाएंगे, या तो नक्सलाइट बता के गोली मार देंगे। आप तैयार हो जाओ कि आप खदेड़ के भागने के लिए तैयार हो या नक्सलाइट के रूप में मरने के लिए तैयार हो। यही होने वाला आपके साथ और मेरे साथ। आपको तय करना है कि नक्सलाइट के रूप में मरना है, विस्थापन होकर मरना है, या गोंडवाना की गणतंत्र पार्टी की सरकार को बनाना है। इनमें आपको तय करना है। आज आपकी लड़ाई सिर्फ पेट भरने की नहीं, आपकी लड़ाई अपनी जिंदगी बचाने की, अपने बच्चों की जिंदगी बचाने की, आने वाले भविष्य को बनाने की लड़ाई है। कहते हैं कि खरगोश के पीछे अगर कोई शेर लगा है, कोई लड़ैया लगा है, तो लड़ैया अपना पेट भरने के लिए भागता है और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भागता है। आपकी स्थिति उस खरगोश के जैसे है, आपकी स्थिति उस खरगोश के जैसे है। अगर आप रुके तो आपकी जान जाएगी। आप लड़िया के जैसे स्थिति नहीं रहेगी, आप अपने पेट भरने के लिए भाग रहे हैं। याद रखिएगा, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को कुछ दिन बाद अगर नक्सलाइट यहाँ पर नहीं मिले तो इन्हीं को वर्दी पहना के और मारने का काम यहाँ के स्थानीय प्रशासन आपके साथ करने वाली है। नहीं समझोगे तो आपका नुकसान है। भैया हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे जिले में हम लड़ रहे हैं, आपके जिले की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, आपके हिस्से की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो मरना पड़ेगा, या तो मरो या तो लड़ो, ये आपको करना पड़ेगा। क्या आप करने के लिए तैयार हो? अपने लोगों को जगा लो। नहीं जगाओगे तो आपकी जिंदगी आपके हाथ, आपका आने वाला भविष्य आपके हाथ। मरना है या जीना है आपके हाथ है, क्योंकि आपके निकम्मे विधायक और सांसद आपके लिए नहीं बोलने वाले, याद रखना। क्योंकि उनको बीजेपी और कांग्रेस ने पैसे देके विधायक बनाई है, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं बने वो विधायक। समझ जाइए, सतर्क रहिए। ज्यादा लंबा समय ना कहते अपनी बात को ही विराम दूंगा। अंत में कहूंगा, दादा हीरा सिंह मरका अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरका अमर रहे, दादा सुरेश सिंह ताराम अमर रहे, दादा सुरेश सिंह ताराम अमर रहे, दादा मोतीराम कंगाली जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे महापुरुषों की हमने पैनांजलि यहाँ पर अर्पित किया, उनको याद किया और उसी अवसर पर अपने आप को हमने एक सीख दिया कि हमारी लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की है। और जब बात अपने अस्तित्व को बचाने की होती है, अपनी जिंदगी को बचाने की होती है, तो एड़ी से लेकर चोटी तक मेहनत करना पड़ता है, दिलो जान से मेहनत करना पड़ता है, खून पसीना बहते तक मेहनत करना पड़ता है। और आप जरूर करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जो बहुत बहुत धन्यवाद।